हम जो ओरिजिनली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एसेंशियली हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हमने कंसिडर किया था। एंड देयर वाज अ कूलॉम फोर्स, उसको हमने जनरलाइज किया था फॉर एनी सेंट्रल पोटेंशियल। जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ट्रू होंगे, और उस प्रॉब्लम को फिर हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन द सेंस दैट वी हैड टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स फर्स्टली, और सेकेंडली इट वाज अ थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया था कि उस इंटरेक्टिंग टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस किया था, और फिर थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम को हमने तीन वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया था। तो वो जो हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की टर्म्स में जो एक्सप्रेस किया था, तो उसमें हमारे पास जो ये फंक्शन था फाई, इस वक्त आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे, ये वाला स्क्रीन के ऊपर, वो हमने पिछली दफा सॉल्व कर लिया था। फिर हमने कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी की थी। ये एजीम्यूथल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, जिसकी एक्सप्रेशन ये ब्लू जो आपको इधर नजर आ रहा है ना, उसकी टर्म्स में, या ये हाइलाइटर भी, तो ये हाइलाइटर, तो इसकी टर्म्स में जो है ना, ये आपको नजर आ रहा है कि ये पॉइंटर है। तो ये जो पॉइंटर से आपको नजर आ रहा है कि ये जो फंक्शन था, वो हमने पहले ये एजिम्यूथल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, ठीक है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हम इसी प्रॉब्लम को, क्या जो पोलर पार्ट है, यानी कि ये जो ये पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, सॉरी, चलें इसको पॉइंटर से पॉइंट कर लेता हूँ कि ये जो पार्ट है, इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये फंक्शन जो है, जब हमें ये फंक्शन मिल जाएगा, जब हमें ये फंक्शन मिल जाएगा, ये वाला, तो फिर हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास पहले हासिल हो चुका है, फाइव वाला एजीम्यूथल पार्ट जो है, वो हमने वेव फंक्शन का वो पहले हासिल कर चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर दिखाया था। और आज के लेक्चर में हम इसको हासिल करेंगे। जब हम इसको हासिल कर लेंगे, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, जिसको स्फेरिकल हार्मोनिक्स का नाम दिया जाता है, वो हमारे पास आ जाएगा। एंड इट विल बी ट्रू फॉर एनी सेंट्रल पोटेंशियल। सो जो एंगुलर पार्ट है, और जैसे मैंने आपको कहा कि रेडियल पार्ट जो है, वो उस पर्टिकुलर सेंट्रल पोटेंशियल की आर डिपेंडेंट फंक्शनल फॉर्म क्या है, यानी आर पे वो कैसे पोटेंशियल डिपेंड करता है, वी ऑफ आर, वो सिर्फ एंटर करते हैं रेडियल पार्ट में। तो ये जो एंगुलर पार्ट है, इट इज ट्रू फॉर एनी सेंट्रल पोटेंशियल। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एंड जनरल। तो अब हम आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, थीटा फंक्शन, जो कि पोलर एंगल पे डिपेंड करता है, ये पोलर एंगल पे डिपेंडेंट जो पार्ट है, वो हम कैसे हासिल करेंगे। तो ये आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एक फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेट किया था कि पार्टिकल मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो उसमें सरफेस ऑफ अ स्फीयर जो है, क्योंकि टू डायमेंशनल सरफेस है, यू नीड टू नंबर्स टू स्पेसिफाई द पोजीशन। तो वो दो जो नंबर्स, दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, वो थीटा और फाई हैं। फाई वाला हिस्सा जो है वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। थीटा थीटा वाला हिस्सा जो है ना, वो हमने सॉल्व करना है। तो थीटा वाला जो हिस्सा हमने सॉल्व करना है ना, उसके लिए अगर आप याद करें, तो मैं पीछे जाता हूँ, वहां पे हमने ये इक्वेशन लिखी थी, ये जो इक्वेशन है ना, इस थीटा वाली इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन जो है, ये थीटा वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, ये जिसको मैं अब पॉइंट कर रहा हूं इसकी तरफ। तो ये थीटा वाली इक्वेशन है, ठीक। अब थीटा वाली इक्वेशन जो है, वो आज हमने सॉल्व करनी है। ये जो सेपरेशन कांस्टेंट आपके पास, ये जो सेपरेशन कांस्टेंट है बी, ये हमने पिछली दफा हासिल कर लिया था, और ये एम स्क्वेयर के बराबर था। एम इंटीजर है, तो ये एम स्क्वेयर के बराबर था। और अब हम एम स्क्वेयर में डाल देंगे, इस जगह पे एम स्क्वेयर डाल देंगे, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की का आज हमारा एम है,
ठीक। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि विल फाइंड दीज फंक्शंस, थीटा फंक्शंस which satisfy this equation। ठीक है, तो ये हम करने लगे। तो लेट्स स्टार्ट, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास पहली पहली जो चीज है, ये हमारा जो इधर हमने ये b के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये p जो हमारे पास वहां था, b इज इक्वल टू एम स्क्वायर था, तो यह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऊपर जो इक्वेशन अभी मैंने आपको दिखाई थी, एक्सक्यूज मी, जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हमें हासिल हुई थी ना, तो वो थीटा वाली इक्वेशन थी। तो आगे हम इसको आज सॉल्व करने लगे। अब ये इक्वेशन जो है इज नॉट द सिंपलेस्ट इक्वेशन टू सॉल्व। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दैट रिक्वायर सम एफर्ट। इसमें कुछ कोशिश हमें करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ये उस तरह आसान नहीं है जैसे कि हम एजिम्यूथल वाले पार्ट में तो बड़ी आसान सी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई थी, जिसके सोल्यूशन हम इमीडिएटली लिख सकते थे। यानी कि वहां पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, ये वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है ये हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर ली थी, क्योंकि ये बड़ी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी ये इक्वेशन हम बहुत दफा देख चुके हैं। टेक अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, यू गेट बैक द फंक्शंस। यू नो कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिनको दो दफा डिफरेंशिएट करने से वही फंक्शन वापस मिल जाता है, तो वो उनके सॉल्यूशंस है। मगर ये जो इक्वेशन है ना, ये इस मोर कॉम्प्लिकेटेड। दिस इक्वेशन इज नॉट सिंपल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि आपने यकीनन मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में पढ़ा होगा, और वो है सीरीज सॉल्यूशन। तो ये जो इस दफ़ा हम जो इक्वेशन को डिफरेंशियल को सॉल्व करने लगे, ये सीरीज सॉल्यूशन मेथड कहलाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सीरीज सॉल्यूशन मेथड जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सीरीज सॉल्यूशन मेथड में हम करते क्या है कि हम अज्यूम ये करते हैं कि जो सॉल्यूशन है इट कैन बी रिटन एज अ पावर सीरीज। ठीक है। तो पहली चीज तो हम इस इक्वेशन को थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मेक अ चेंज ऑफ वेरिएबल। स्टेप वन, वी मेक अ चेंज ऑफ वेरिएबल। ये कर लेते हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल से मुराद ये है कि यहाँ जो आपको जगह जगह ये कॉस थीटा और साइन थीटा वगैरह नजर आ रहे हैं, ये जरा लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो इनको हम जी जो वेरिएबल है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो वैसे होता है ना, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आप ये समझ लें कि ये आर रेडियस जो है वो, मैंने वैसे होता है ना, जी इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो आर को अगर आप 1 ले लें यानी यूनिट स्फीयर के ऊपर, तो ये जी इज इक्वल टू कॉस थीटा ले। वैसे ही समझ लें चेंज ऑफ वेरिएबल हम कर रहे हैं। ठीक, सिंस वी आर ऑन स्फीयर सो वी थिंकिंग ऑफ अ यूनिट स्फीयर, इस तरह आप समझ लें। ठीक है, तो सॉल्यूशंस हम वी सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस ऑन अ स्फीयर। सो and now with this change of variables, z is equal to cos of theta. Let's say the radius of the sphere is unit sphere है। अच्छा, तो अब आपके पास का मतलब ये है कि जो आपके पास ये थीटा जो वेरिएबल है, थीटा फंक्शन जो है, ये कोई और फंक्शन बन जाएंगे विच विल बी अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट जी। ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने थीटा को जी में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो जो जहां भी फंक्शंस ऑफ थीटा आ रहे हैं उनको हमने लिखना है एज फंक्शंस ऑफ जी। और उसके लिए वो कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें बेसिकली डी बाई डी थीटास कैलकुलेट करने हैं, साइन ऑफ थीटा को जी में लिखना है, डी बाई डी थीटा को डी बाई डी जी की टर्म्स में लिखना है, एंड सो फोर्थ। सो लेट्स बिगिन। तो डी बाई डी थीटा जो है, हमें डी बाई डी थीटा की जरूरत है ऊपर, तो उसको हम चेन रूट से लिख सकते हैं डी जी बाई डी थीटा डी बाई डी जी। ठीक है। अब क्योंकि जी इज इक्वल टू कॉस थीटा है, ये हमारा जी इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो हमें ये भी पता है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा जो है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जी स्क्वायर्ड हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वही हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वेल नोन आइडेंटिटी है। अच्छा जी, अब डी जी बाई डी थीटा जब हम करते हैं तो हम बेसिकली हमने जी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा जो इधर दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास ये डी जी बाई डी थीटा जो है ये माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक, तो आपके पास जो ये आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा डी बाई डी जी, और साइन ऑफ थीटा आपने यहां से ऊपर से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अब सबको चेंज करना है ना थीटा से जी कोऑर्डिनेट में। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल हमने करना है, तो जो भी फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है उसको जी के फंक्शन में लिखना है, तो जहां साइन ऑफ थीटा को भी हमने जी के फंक्शन में लिखना है, किसी को हम इस तरह खाली छोड़ नहीं सकते, तो वो हमारे पास माइनस वन माइनस जी स्क्वेयर आ जाएगा और डी बाई डी जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो ये डी बाई डी थीटा तो हमने अब हासिल कर लिया जो कि ये है, मगर हमें चाहिए साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा, फिर बाद में उसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। साइन थीटा डी बाई डी थीटा अगर हम लिखें जो कि हमें नेक्स्ट चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, यानी ये वाला जो ब्रैकेट है, तो हमें हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा। अगर हम लिखना चाहें तो वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता ही है कि ऊपर वाली इक्वेशन में हमने अगर साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी इस इक्वेशन को देखें, इधर से अगर हमने साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ भी राइट हैंड साइड पे भी साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ थीटा ये है स्क्वायर रूट, तो ये सिंगल पावर आ जाएगी, एक्सपोनेंट में 1 आ जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा, इसको मैं हटा दूं ताकि बाद में आप, अच्छा एनीवे, तो साइन ऑफ थीटा ऊपर इक्वेशन में आप समझ लें, लेफ्ट से अपने साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड के ऊपर साइन ऑफ थीटा क्योंकि स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर है, तो ये पहले ही एक स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस जी स्क्वायर डी बाई डी जी। ठीक, अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस क्वांटिटी का जो कि अभी हमने जी की टर्म्स में लिख ली है, इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी जो है, सॉरी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा को हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लिखना जान चुके हैं कैसे उसको लिखना, तो उसको हम डायरेक्टली फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा साइन ऑफ थीटा, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए, ये जो हम लिख रहे हैं, यानी ये वाली चीज हमें चाहिए, ये मैंने पूरा ये लिखा है। ठीक है, एक सेकंड, तो मैंने ये लिखा है, ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट जो है ना, ये टर्म जो है ना, ये मैंने नीचे लिखी है। अब इसमें से हमने कुछ हिस्सा जो है वो हासिल कर चुके हैं पहले, यानी साइन थीटा डी थीटा यहां से हम हासिल कर चुके हैं, डी बाई डी थीटा भी हम लिख चुके हैं, तो वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डी बाई डी थीटा जो है इधर इस फॉर्म में आसान रहेगा, इसको देखें, ये डी बाई डी थीटा जो है, ये डी, इस इक्वेशन को देखें, चलो आज पॉइंटर का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ज्यादा, शायद इसका फायदा। तो ये डी बाई डी थीटा जो इधर आ रहा है ना, और इधर देखें माइनस साइन थीटा डी बाई डी जी है, तो अगर मैं डी बाई डी थीटा की जगह माइनस साइन थीटा डी बाई डी यहाँ से सब्सिट्यूट कर देता हूँ, तो फिर फायदा क्या होगा कि ये साइन थीटा, ये जो इधर साइन थीटा आ रहा है, ये इस साइन थीटा को जो कि डिनोमिनेटर में है उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, साइन थीटा आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो लेट्स जस्ट डू इट लाइक दैट कि यहाँ डी बाई डी थीटा की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस साइन ऑफ थीटा डी बाई डी जी, यानी ये जो डी बाई डी थीटा आ रहा था, अब ये साइन थीटा न्यूमरेटर में, ये साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, ये साइन थीटा न्यूमरेटर में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फिर आपके पास जो है ये फॉर्म बन जाएगी कि
डी बाई डी जी माइनस डी बाई डी जी है, मगर साइन थीटा डी बाई डी थीटा, जो इधर ये साइन थीटा डी बाई डी थीटा, इसमें भी इधर माइनस साइन, ये वाला जो माइनस साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस जी स्क्वेयर्ड डी बाई डी जी। ठीक है ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन से हमने ये हासिल किया। एरो को नीचे लगा देता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे ये आ गया, यानी साइन ऑफ थीटा की जगह ये जो साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा है, ये हमने, तो ये अब आपके फॉर्म आ गया। अच्छा, अब आपके पास कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो है डेरिवेटिव जो आप लेना जानते ही हैं, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना। दो फंक्शंस हैं जी के, पहला और दूसरा फंक्शन, तो आप 1 माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा रिस्पेक्ट टू जी, एंड माइनस टू जी पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया और डी बाई डी जी आ गया, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, तब आपके पास सब चीजें आ गई हैं, यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप देखें, ये वाला पार्ट हमने हासिल कर लिया है। इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन थीटा हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस जी स्क्वायर होगा, वो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और जहां थीटा इधर फंक्शन आ रहा है उसकी जगह हम पी जी लिख देंगे, तो ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन थीटा जो पोलर एंगल था उसकी बजाय जी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है उसकी टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली इट वुड बी अ सिंपल इक्वेशन टू सॉल्व, और जो हमारे पास इक्वेशन आ गई वो आ गई 1 माइनस जी स्क्वेयर्ड डी बाई डी टू, सेकेंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी, माइनस टू जी डी बाई डी जी प्लस ए माइनस एम स्क्वेयर्ड 1 माइनस जी स्क्वेयर्ड, ये आपके पास, यानी कि यहां जो ए था इसको हम ये जो ए था राइट हैंड साइड वाली टर्म, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, एम स्क्वेयर की जगह हमने साइन स्क्वेयर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक है ना, जब ये राइट हैंड साइड वाला जो माइनस ए को जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये जो है ये प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। बार बार ये नजर ना है। चलो, ये सही हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो आपने सॉल्व करनी है, और हमने सॉल्व किसके लिए करना है, हमने इस फंक्शन पी जी के लिए सॉल्व करना है, और जब हम ये फंक्शन पी ऑफ जी मिल जाएगा हमें, तो फिर हम जो है वापस जी इज इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके हम ये थीटा फंक्शन जिससे हमने स्टार्ट लिया था, इसके लिए हमें ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये करना है, पी ऑफ जी के लिए सॉल्व करेंगे, फिर वापस चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, वापस जी इज इक्वल टू कॉस थीटा को इस्तेमाल करते हुए चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, और फिर हम ये थीटा जो फंक्शन है, अननोन फंक्शन हमारा जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसको हम डिटरमिन कर लेंगे। तो फिर हम अब ये हमारा बेसिकली जो है ये इक्वेशन हमारी आ गई है, इस इक्वेशन को हम सीरीज सोल्यूशन से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले जो है सिंपल हम स्टेप लेते हैं, और वो ये करते हैं कि m इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं पहले केस। m इज इक्वल टू 0 जो स्पेशल केस जब हमने ले लिया, तो ये जो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म जो है ना, ये टर्म 0 हो जाएगी, m वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो जो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना, ये सबसे पहले फेमस मैथमेटिशियन था लेजेंडर, उसने सॉल्व की थी, तो ये इक्वेशन जो है लेजेंडर्स, उसी के नाम पे लेजेंडर्स इक्वेशन बन जाती है। उसने वैसे ये भी सॉल्व की थी नॉन जीरो एम के लिए भी, तो उसको जो है एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन को लेजेंडर इक्वेशन कहते हैं, लेजेंडर्स इक्वेशन। ठीक है ना,
लेजेंडर उसका नाम था, उसकी इक्वेशन है ये, उसके नाम के साथ जो एसोसिएटेड है। उसने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, उसके सोल्यूशन हासिल किए थे। तो अब हमें क्या करने लगे हैं कि लेजेंडर्स इक्वेशन जो है उसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं। पहले हम एम इज इक्वल टू जीरो वाला केस करने लगे हैं जो कि लेजेंडर्स इक्वेशन बन गई। बाद में फिर हम एम नॉट इक्वल टू जीरो को का रिजल्ट हासिल करेंगे। तो एम इज इक्वल टू जीरो के लिए हम सीरीज सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली एम इज इक्वल टू जीरो वाला जो केस है, तो लेजेंडर्स इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी और वो उसको भी हम एक्सप्लिसिटली लिख लेते हैं। वो आ गई 1 माइनस जी स्क्वेयर्ड। ऊपर वाली इक्वेशन में सिर्फ एम को जीरो पुट करना है, तो वो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी, माइनस टू जी डी बाई डी जी प्लस ए पी एल जी इक्वल टू जीरो। ये टर्म जो है ये जीरो होगी। ठीक है, तो ये लेजेंडर्स इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने अब सॉल्व करना है एंड वी सॉल्व इट बाय सीरीज सोल्यूशन। सीरीज सोल्यूशन मेथड में क्या किया जाता है कि ये जो आपका अननोन फंक्शन है जिसको आपने जो हासिल करना है उसको एक सीरीज की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी है, तो वी राइट इट एज पावर सीरीज इन जी। तो पावर सीरीज इन जी का मतलब ये है कि जी की मुख्तलिफ पावर्स आ रही हैं इन दिस सीरीज, और एन इज इक्वल टू जीरो पहली टर्म है एंड कैन गो ऑन टू इन्फिनिटी। एंड दिस इज, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन वर्क करेगा। अब ये सीरीज, ये जो सीरीज बन रही है, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सीरीज इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सोल्यूशन ये उस सूरत में होगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो, और कौन सी सीरीज सेटिस्फाई करेगी इसके लिए हमें ये कोफिशिएंट्स ए एन डिटरमिन करने पड़ेंगे। वी हैव टू डिटरमिन द कोफिशिएंट्स। वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये एग्जैक्टली कौन क्या सीरीज है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। डिटरमिन द कोफिशिएंट्स। बाकी तो पावर्स है ना जी की, तो अननोन चीज जो है राइट हैंड साइड पे जो स्पेसिफाई करती है कि पीजी एक्चुअली क्या होगा, वो दीज कोफिशिएंट्स ए एन है। ठीक है ना, तो अब हम ये कोफिशिएंट्स डिटरमिन करना चाहते हैं। तो नाउ वी मूव इन दैट डायरेक्शन। तो तरीका क्या होता है सीरीज सोल्यूशन मेथड का, जो अपने यकीनन एमएमपी में मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के कोर्स में, मैथमेटिक्स के कोर्स जो होता है उसमें आपने यकीनन ये चीज देखी होगी। सीरीज सोल्यूशन इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक when you're discussing differential equations, उनके solutions। तो चलें हम अभी करते हैं। और उसमें तरीकेकार क्या है कि आप ये सीरीज अज्यूम करते हैं कि ये सोल्यूशन, यू ट्राई दिस एज अ सोल्यूशन एंड देन यू ट्राई टू फाइंड इट एज द कोफिशिएंट्स जो कि इस सीरीज में अपीयर हो रहे हैं। और उसका तरीकाकार ये है कि ये पीजी को अंदर आप वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड द कोफिशिएंट्स। तो अब हम अगर इस आप देख रहे हैं कि हमें चाहिए है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि हमें ये टर्म चाहिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो हमें जो सीरीज हमने अज्यूम की है उसके हमें डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो डी पी बाई डी जी जो है वो हमारा आ जाएगा, कोई ये कोफिशिएंट n है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ z है, ये n z n माइनस वन आ जाएगा। और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी हमें चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव टर्म जो है वो ये टर्म है, ये भी हमें चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है और कोफिशिएंट्स डिटरमिन करने हैं। n इंटू एन माइनस वन, सेकेंड डेरिवेटिव उसका लेंगे तो n पहले मौजूद है, एक्सपोनेंट से एक और n माइनस वन आ जाएगा, और z की पावर जो है ये n माइनस टू हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम जो है ये इस इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स को, बाकी तो फंक्शन होती हैं। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो राइट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं जीरो, जीरो इज इक्वल टू सम ओवर n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी
पहले ये जो है वन, ये वन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी बाई सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू जी को। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू जी हमारा ये है, ये रिजल्ट है। इसको हमने वन से मल्टीप्लाई किया, इसी को दोबारा लिख लें आप सबसे पहले स्टेप में, तो ठीक है ना। तो पहली टर्म आपके पास आ जाएगी, तो ये ए एन आ गया, एन इंटू एन माइनस वन जी एन माइनस टू, ये पहली टर्म आ गई, ठीक है। दूसरी टर्म जो आपको चाहिए इसके अंदर वो ये माइनस जी है, माइनस जी स्क्वेयर्ड है, जो सेकंड डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम वो टर्म लिखते हैं, तो यह माइनस आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो जी स्क्वेयर चले पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ए एन है, एन इंटू एन माइनस वन जी एन माइनस टू। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है पी रिस्पेक्ट टू जी, और फिर ये जी स्क्वेयर जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस जी स्क्वेयर, तो वो ये आ गया, ठीक है। अब ये दो टर्म आ गई। अब आपके पास ये तीसरी टर्म ये आएगी, तो वो भी लिख लेते हैं। तो तीसरी टर्म को हम लिखते हैं माइनस टू जी, और अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, थोड़ा छोटा लिखता हूं ताकि इधर पूरा आ जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है ए एन एन जी एन माइनस, ठीक है। और आखिर में आ जाता है प्लस ए के साथ भी जो है ये, ए के साथ भी ये पीजी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो सीरीज के फॉर्म में आएगा। ये जेन में रखना है, कुछ मिस नहीं कर देना आप लोगों ने, क्योंकि फिर वो आगे रिजल्ट्स खराब गलत हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास ये सीरीज जो आपने ज्यूम की है कि ये सोल्यूशन है, उसका वो आपने अब सब्स्टिट्यूट कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अब आपके पास जो बेसिक अननोन्स हैं आप देख रहे हैं कि वो ए एन्स हैं जो कि कोफिशिएंट्स हैं, तो वो अब आपने डिटरमिन करना चाहते हैं। तो लेट्स जस्ट पहले थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, जी स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो फोर्थ, तो देखते हैं कि ये टर्म्स एक्चुअली बन क्या रही है। जी जो बाहर पड़े हुए हैं, ये जो बाहर अपीयर हो रहे हैं, ये जी और जी स्क्वेयर, इनको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि ये सीरीज की क्या, हर टर्म के क्या फॉर्म मिलते हैं। लेट्स जस्ट राइट इट डाउन, एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन एन इंटू एन माइनस वन सी एन माइनस टू माइनस n is equal to 0 to infinity a n into n minus 1। ये जब z स्क्वेयर्ड, ये z स्क्वेयर्ड जो है जब इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एन बन जाएगा, ठीक है। ये स्क्वेयर्ड इधर मल्टीप्लाई होगा अंदर, क्योंकि ये समेशन ओवर एन है तो जी स्क्वेयर को आप अंदर भी ले जा सकते हैं, समेशन को वो इफेक्ट नहीं करता। तो जी स्क्वेयर जो है वो जो अंदर मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी एन आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास टू है, और फिर ये इसी तरह इस जी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर जी एन वो भी आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जी एन प्लस ए एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और आपके पास ए एन जी एन आ गया, ठीक है। राइट, तो ये सब ठीक है, जीरो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर है। अच्छा, अब हम और अगर कुछ करना चाहते हैं, मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। अगर आप ये देखें ना, तो ये जो टर्म है इसमें जो पावर है जी की वो एन है, इसमें भी पावर जी की एन है, इस टर्म में पावर जी की एन है, मगर इस टर्म में पावर जी की एन माइनस टू है। तो जो जो ये तीन टर्म्स हैं इनको तो हम आसानी से कंबाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट्स को हमने, या जो 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 फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी एन को, उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, मगर इसके साथ इसको कंबाइन नहीं कर सकते पहली टर्म के साथ। ये उस वक्त मुमकिन होता अगर हमारे पास ये पहली टर्म में भी जो पावर थी वो बाकी टर्म्स के बराबर होती, यानी कि जी
एन टू द पावर एन होते हैं। तो मगर थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो आपको कुछ पहली टर्म पे अगर थोड़ा सा गौर करें इस टर्म पे तो दो तीन चीजें सामने आती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है वो ये है कि समेशन में जो पहली टर्म आ रही है वो n इज इक्वल टू जीरो टर्म है। जब आप n इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट करेंगे तो वो टर्म जीरो हो जाएगी। अगली वाली वाली जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू वन है, वन डालेंगे तो ये टर्म उसको जीरो कर देगी। देखिए ना, n इंटू एन माइनस वन है ना, जीरो अगर आप डालेंगे तो ये पहले वाला जो फैक्टर है n वाला वो जीरो बन जाएगा, तो वो इस टर्म को जीरो कर देगा। n इज इक्वल टू वन वाली जो टर्म है समेशन के अंदर, उसमें ये वाला जो फैक्टर है n माइनस वन वो इसको जीरो कर देगा। तो दोनों सूरतों में पहली दो टर्म जो है ना इसको जीरो कर देंगे, तो इसकी पहली दो टर्म जो है ना जीरो होंगी। अलबत्ता जब आप टू पे पहुंचेंगे ना तो फिर इशू नहीं आएगा, यानी कि अगर आप टू पे पहुंचे तो इधर आप इधर टू भी डाल दें तो टू माइनस वन वन ही रहेगा, इधर टू आएगा, तो वो पहली नॉन जीरो टर्म होगी समेशन के अंदर, जो कि n इज इक्वल टू टू टर्म हो। तो पहली दो टर्म जो है ना वो जीरो है, तो ये यूजफुल है। इसको देखते हुए हम ये कर लेते हैं कि इसके चेंज ऑफ वेरिएबल कर देते हैं इस टर्म में, यानी कि हम n प्राइम समेशन इंडेक्स बना लेते हैं जो कि n माइनस टू। अगर हम वो करते हैं ना तो फिर ये बन जाएगा, सिर्फ पहली टर्म के साथ हम ये कर रहे हैं, वो हमें तो ये हमारे पास हो जाएगा, जहां n आ रहा है ना वहां n की जगह हम n प्राइम से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो n जीरो है तो n प्राइम जो है वो माइनस टू से, इसका मतलब है समेशन स्टार्ट होगी। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू जीरो से थी n वाली, n प्राइम वाली जो है n को इधर जीरो पुट कर दें, n को इधर जीरो पुट कर दें तो n प्राइम की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस टू हो जाएगी। तो ये सीरीज जो है ये फिर n प्राइम इज इक्वल टू माइनस टू से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, अपर लिमिट तो वही है, क्योंकि n को अगर इन्फिनिटी कर दें, इन्फिनिटी माइनस टू इज स्टिल इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, इट डजंट केयर अबाउट जीरो से स्टार्ट हो रही है सीरीज या टू से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज इन्फिनिटी इट्स अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, यू कैन इग्नोर दिस डिफरेंस। अच्छा, तो अब इसमें जहां पे भी n आ रहा है ना वहां पे आपने n प्राइम से रिप्लेस करना है, तो n जो था, n जो दिस इंप्लाइज n जो है वो n प्राइम प्लस टू है, तो यहाँ n प्राइम प्लस टू आ जाएगा, क्योंकि अब n प्राइम पे आपने समेशन कर रहे हैं। n वाली जो टर्म है ये वाली जो टर्म है ये n प्राइम की टर्म्स में अगर लिखें तो n जो है, क्योंकि n प्राइम प्लस टू है तो ये n प्राइम प्लस टू आ जाएगा, n प्राइम प्लस टू आ जाएगा। और ये अगली वाली टर्म जो है n प्राइम की टर्म्स में अगर इस टर्म को लिखना है, इस वाली को, तो n जो है की जगह n प्राइम प्लस टू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर माइनस वन भी है तो ये n प्राइम प्लस वन बन जाएगा, और n माइनस टू जो है वो n माइनस टू जो है वो n प्राइम है। ठीक है, तो ये n प्राइम आ गया। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये हमने चेंज ऑफ वेरिएबल की। अच्छा, अब जो है एक चीज हम और नोट करें, वो ये है कि इस सीरीज को अगर आप देखें तो इसमें भी नजर आ रहा है कि जो पहली टर्म है माइनस टू, जब एन प्राइम को माइनस टू करेंगे तो फिर आपकी ये वाली टर्म जीरो दे देगी, और एन प्राइम के उसके बाद एन प्राइम की समेशन के अंदर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें एन प्राइम इक्वल टू माइनस वन है, तो वो फिर ये वाली टर्म जीरो दे देगी। तो पहली दो टर्म्स इसमें भी जीरो है, तो इसको फिर हम सीरीज को, वो जीरो प्लस जीरो वाली जीरो टर्म कंट्रीब्यूशन है, तो इस सीरीज को हम एन प्राइम इक्वल टू, सॉरी, इसको हम एन प्राइम इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। वो पहली दो टर्म जो है उनकी कंट्रीब्यूशन जीरो, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन जीरो है, तो समेशन में ना वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन प्राइम प्लस टू, एन प्राइम प्लस टू, एन प्राइम प्लस वन। सिर्फ फर्क ये हुआ कि ये
इससे शुरू हो गई है एन प्राइम इक्वल टू जीरो से, क्योंकि एन प्राइम जो है -2 को रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि -2 एन प्राइम -2 से सीरीज को स्टार्ट करने का, क्योंकि वो टर्म और उससे अगली टर्म जो कि एन प्राइम -1 है, वो दोनों जो है जीरो कंट्रीब्यूशन देती है। अब ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अब समेशन जो है सारी समेशन जो है वो सेम है और ये पावर्स भी सेम है। अब इधर हमें जरूरत नहीं है कि इसको एन प्राइम कहें, क्योंकि ये समेशन इंडेक्स है। समेशन इंडेक्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर सम हो रहा है, तो इसको हम जो है एन भी लिख सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसको हम एन प्राइम को हम वापस एन के वेरिएबल एन कह दें। अब ये एन वो नहीं है जो पहले वाला n-2 कर रहे हैं, हम उसको नाम जो भी देना चाहें एन दोबारा से कह देते हैं, एन प्राइम हर जगह लगाने की बजाय। तो ये n+2 हो जाएगा, n+2, n+2, सॉरी n+1 c टू द पावर है। अब ये जो चीज है हमारी, ये जो टर्म है, ये ये फर्स्ट टर्म इधर ये बन गई, यानी इसकी जगह हम इसको इधर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अब मजे की बात ये है, अच्छी बात जो हमारे एडवांटेज हो गया, कि ये जो पावर्स हैं अब तमाम टर्म्स की, ये जो पावर्स हैं जी एन, इसकी भी इसके बराबर, इनके बराबर हो गई। अब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, और समेशन जो है वो भी जो इंडेक्स है और वो भी सेम n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो अब हम कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हमें बहुत बड़ा अब एडवांटेज हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। तो अब हमारे पास जो बेसिक सीरीज बन गई हमारी, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। पहली वाली जो टर्म है हमारी वो है, अब हम कंबाइन करके लिख रहे हैं, तो नीटली लिख लेते हैं। -an, ये वाली, अब अगली टर्म, ये वाली टर्म हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, an into n -1 minus twice of n, ये वाली टर्म, और gn जो है उसके ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ये सब कुछ जो है इक्वल टू 0 है। ठीक, ये अब आपकी सीरीज। और अब क्योंकि ये जो है ये तमाम फॉर तमाम वैल्यूज जी के लिए ये ट्रू है कि समेशन के अंदर तमाम जो आपके पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी एन को, तो फिर आपको 0 देते हैं। तो हम ये इससे नतीजा निकाल सकते हैं कि ये कोफिशिएंट जो है हर टर्म में ये 0 होंगे। कोफिशिएंट 0 होने का मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि an+2, ये जो कोफिशिएंट्स हैं n+2, n+1 माइनस n into n-1 -2 n प्लस an, ये इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट है इधर, ये जो पूरा कोफिशिएंट है, ये हम इसको 0 के बराबर रख रहे हैं, ताकि ये इक्वलिटी जो है राइट हैंड साइड पे 0 है तो वो सेटिस्फाई हो फॉर ऑल पावर्स ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जी। ठीक है ना, तो जी के टू द पावर 0, जी टू द पावर 1, जी टू द पावर 2, उनमें तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो 0 आ रहे हैं। तो ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब इधर से जो है ना हमें क्या मिलेगा, इधर से हमें ये मिलेगा कि जो कि सी सॉल्यूशन में होता है, जो कोफिशिएंट्स आप डिटरमिन करना चाहते हैं, तो आपको एक रिकर्जन रिलेशन मिलती है, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये इस कोफिशिएंट, एक सेकेंड, इसकी जब बैटरी का खत्म हो गई, 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जो कोफिशिएंट आ रहा है, जो ये पेंसिल की जो बैटरी है ना पेन की, वो खत्म होगी तो मैं जरा कनेक्ट कर दिया इसको। अच्छा, तो ये जो है ये
कोफिशिएंट में आप देख रहे हैं कि ए एन है और ए एन प्लस टू है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये ए एन कोफिशिएंट को ए एन प्लस टू कोफिशिएंट से रिलेट कर रही है, तो इसको कहते हैं रिकर्जन रिलेशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब कोई हम ए एन डालेंगे तो हमें ए एन प्लस टू मिल जाएगा, ए जीरो डालेंगे मिसाल के तौर पे तो ए टू मिल जाएगा, एंड सो फोर्थ। ए टू डालेंगे तो ए फोर मिल जाएगा, ए फोर डालेंगे तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह ए वन डालेंगे तो ए थ्री मिल जाएगा। तो ये अब एक तरह से हमने कोएफिशिएंट्स डिटरमिन कर लिए हैं। वो कोएफिशिएंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग विद ए जीरो और ए वन हम बाकी हासिल कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। ठीक है, और ए जीरो और ए वन फिर हम नॉर्मलाइजेशन वगैरह से जो है वो डिटरमिन को कर सकते। तो अब हम जो है लेट्स डू इट, जल्दी से कर लेते हैं। तो ये रिकर्जन रिलेशन जो है ना हमारे पास आ जाएगी, रिकर्जन रिलेशन हमारे पास आ जाएगी, या रिकरेंस रिलेशन बेसिकली रिकरेंस रिलेशन हमारे पास आ जाएगी। और रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या है, वो ये है कि ए एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस वन, इसको एक साइड पे लिख लेते हैं और बाकी जो हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। एन इंटू एन माइनस वन प्लस टू एन, जो कोफिशिएंट्स हैं ए एन के ना, माइनस ए एन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एस एन, एन को कॉमन लें तो पहली दो टर्म्स में, तो एन इंटू एन माइनस वन प्लस टू माइनस ए एन आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं एस एन इंटू एन प्लस वन। ये माइनस टू प्लस वन जो है ना, इसमें माइनस टू प्लस वन आपको वन दे देगा, और ये माइनस ए आ गया, एंड दिस इज ए एन, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एन प्लस टू एन प्लस वन है। दिस इंप्लाइज आपके पास जो रिकरेंस रिलेशन आपके पास आ गई वो एन प्लस टू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन, और ये ए एन आ गया। ठीक, यानी ये तो नजर आ रहा, तो ये आपके बेसिकली रिकरेंस रिलेशन आ गई। और इसमें हम ए जीरो जब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमें ए टू मिल जाएगा, ए टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमें ए फोर मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ए वन से करेंगे तो दूसरी, ये एवन पावर्स एवन कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं पहले वाले में ए जीरो से, और ऑड इससे मिल जाएंगे ए फाइव। ठीक है ना, तो जंप अगले जंप पर टू है। तो ये क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो इंडिपेंडेंट आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाते हैं जो ए जीरो और ए वन है। ठीक है, तो मसलन मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ए टू जो है, अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो नजर आ रहा है कि वो माइनस ए ओवर टू ए नॉट है, यानी कि एन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसमें एन इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो आपके पास ए नॉट आ जाता है। एन इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये टर्म जीरो हो गई, एन इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर वो आपको टू दे देता है, ये टू आपके पास आ गया, तो ये आ गई इस तरह। इसी तरह जो है आप ए फोर जो है वो इसी में सब्स्टिट्यूट करके आपको सिक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 12 ए टू दे देता है, और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास ए थ्री के टर्म्स में आ जाता है, ए थ्री जो है वो टू वन डाले ना तो ये आ जाता है। ये सारी चीजें बड़ी आसानी से देखी जा सकती। तो बेसिकली आपके पास सोल्यूशन आ गया पीजी की टर्म्स में, और वो अब ए वन जब आपके पास ए थ्री आता है, या सॉरी जब आपके ए टू आता है तो ए टू इधर से सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये माइनस सिक्स माइनस ए है, यानी ये वाली टर्म माइनस मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जब ए टू को की जगह मैं ए नॉट सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां से तो माइनस वहां से आ रहा है,
तो ये बन जाएगा 12 और दूसरी टर्म आपके पास आ जाएगी a/2 a0। तो बेसिकली तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं, इवन कोफिशिएंट्स वो a0 की टर्म्स में हैं, जो ऑड कोफिशिएंट्स हैं वो a1 की टर्म्स में। तो ये सीरीज जो आपके पास बन जाएगी, और कोफिशिएंट्स अगर आप साथ जो लगाते चले जाएं तो ये आ जाएगा z⁻0 माइनस जो आपके पास अब ये इवन टर्म्स ये हैं, इवन पावर्स ऑफ z, z² प्लस प्लस सो ऑन, और जो ऑड है वो अगली वाली आपके पास टर्म्स आ गई z⁻1 प्लस 2 माइनस a/6 z³ सो। तो ये अब आपके पास बेसिकली सोल्यूशन आपके पास आ गया। और आज फिर हम यहाँ रुकते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे।